हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना इस यूट्यूब चैनल MRP पॉइंट्स में सहृदय स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए क्लास टेंथ के अंतर्गत जो MBBI ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को आप लोगों के बीच हम क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कहता है पूछने योग्य है। ठीक है, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं और 2022 में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझें और प्रत्येक क्वेश्चन को याद कर लें। ठीक है, मैं क्वेश्चन का क्या करना विश्लेषण करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के घटना को क्या कर देता है, प्रदर्शित करता है। दूसरा, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब हो गया कि यह जो एल्केन है, जो सूत्र होता है CnH2n+2, इसके छोड़ के ये जो CnH2n और CnH2n-2 होता है, यानी कि ये देखिए CnH2n-2, ये जो सूत्र होता है तो ये वाला मेरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ये दोनों। ठीक है, और ये जो मेरा होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, तो इसीलिए इसका सूत्र हो जाएगा कौन, C2H4, जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन नंबर में, 3 नंबर में क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ईंधन के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है वो मेरा एथेनॉल है। कहती है एथेनॉल। अब 4 नंबर, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। देखिए तो घास है जो बकरी, देखो घास को बकरी खाता है और बकरी को किसने खा गया, मानव। तो ये मेरा हुआ एक आहार श्रृंखला होगी। देखिए 5 नंबर में क्या कर रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। मानव का जो हृदय होता है वह 4 कोष्ठों में क्या होता है, बटा होता है। सेम इसी प्रकार का होता है, इसी प्रकार का। ठीक है, और इसमें से समझिए ऐसे रहता है। ठीक है, तो एगो ई कोष्ठ हो गया, एगो ई एगो ई, ये 4 कोष्ठ होता है। ठीक है, तो यही होता है मानव हृदय का प्रकोष्ठ। यानी कहने का मतलब हो गया कि मानव हृदय का कोष्ठ कितने भागों से बना होता है, तो वही होता है कि 4 भाग होते हैं मानव हृदय के पास। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का किसी पदार्थ ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, अपचयन। मतलब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है, 18 है। अब कहता है 8 नंबर में कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो हाइड्रा, मतलब हाइड्रा क्या करता है कि अपना अंग अगल बगल से, मान लें कि यह हाइड्रा का पेड़ हो गया तो यह हाइड्रा ऐसे निकल गया, इसमें से ये ऐसे टूट के बन जाता है। ठीक है, जबकि अदर से ऐसे नहीं होता। ठीक है, अब कहता है 10 नंबर देखिए कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। तो आधा अगर उसमें परिभ्रमण हो जाएगा तो वो बदल जाएगा। अब कहता है सल्फर परमाणु की 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 6। कितनी होती है, 6। चलिए हम फिर अब क्या करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए 12 नंबर कहता है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। ठीक है, अब देखिए 13 में देखिए कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी ली जाती है ऋणात्मक। क्या ले जाती है, ऋणात्मक। अब देखो पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, पीत रस यकृत से स्रावित होता है। 15 में देखिए कहता है निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो मलेरिया परजीवी मेरा कौन है, प्लाज्मोडियम है। क्या चीज़ है, प्लाज्मोडियम। अब कहता है कि 16 में देखिए कहता है क्या चीज़ कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, एरोडीकरण। एरोडीकरण लिखा हुआ है, वही होता है एरोडीकरण। अब देखिए सामान्य नेत्र के लिए 17 में देखिए कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबंधु क्या होता है, तो अनंत। हम सामान्य आँख से हम लोग अनंत दूरी तय कर सकते, देख सकते हैं। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। 19 में देखिए कहता है कि कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, तो थर्मोकोल। थर्मोकोल को हम गला नहीं सकते हैं। अब 20 में देखिए कहता है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। चलिए
21 नंबर देखिए, कहता है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल मान क्या होता है, तो बढ़ जाता है। अगर समांतर क्रम में तो बढ़ता है और श्रेणी क्रम में होता है तो क्या होता है, घट जाता है। अब देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी, क्योंकि कवक मृतजीवी पौधों का अपना पोषण के लिए प्रयोग करते हैं। 23 में देखिए, कहता है निम्न में से कौन विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो I स्क्वायर R, I स्क्वायर का होता है R। 24 में देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है, तो वह दिमाग है जो संवेदग्राही नहीं है। अब कहता है 25 में देखिए, 25 में मेरा क्या कहता है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष से दृश्य के दर्पणों के रूप में किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम वाहनों में करते हैं पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, तो लाल वर्ण का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर, ठीक है। अब देखिए 27 नंबर में क्या करता है कि समजात अंक का उदाहरण है। तो समजात अंक का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात। बिल्कुल सही, हमारा हाथ और कुत्तों का अग्रपात दोनों समजात अंग है। हमारे दांत और हाथी के दांत समजात अंग है, ये नहीं कि बाहर दिखने वाला, अंदर वाला। आलू और घास के ऊपरी भूस्थायी, सब क्या है कि एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए 28 निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो पेट्रोलियम है। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ऐसा है वो ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता। अब देखो, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है कथी का, तो बाएं हाथ की जो तर्जनी होता है वो संकेत करता है। चलिए ठीक है, उसको हम बारे में आगे आपको हम बताते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के, जो बाएं हाथ की तर्जनी है कथी दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। ठीक है, आपका 31 में देखिए, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो कहता है कि गंगा में आध जल सबको बहाना, इससे तो फैलेगा। गंगा में कपड़े धोना, इससे भी गंदगी फैलेगा। गंगा में रासायनिक अपशिष्ट, इससे फैलेगा। लेकिन गंगा में मछली पालना, देखो गंगा में मछली पालेंगे तब ना गंगा सफाई होगा, तो वो सही है। ठीक, अब कहता है पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है, पुंकेसर। पुष्प का जो नर जननांग होता है क्या कहलाता है, पुंकेसर। किस लेंस का उपयोग कर दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, दीर्घ दृष्टि, तो उत्तल लेंस का। क्योंकि देखिए क्या बताते हैं कि एक हम आप लोगों से बताते हैं कि देखिए उत्तल लेंस, उत्तल, तो इसके लिए हम करेंगे क्या चीज़, दूर, क्या कि छोटका है, तो छोटका के साथ और बड़का, क्योंकि अवतल में होता है 5 और 4 अक्षर अवतल, तो उसमें क्या आते हैं निकट में 3 अक्षर वाला करते हैं। 2 अक्षर वाला 3 अक्षर वाला के पास चला जाता है और 3 अक्षर वाला 4 अक्षर के पास चला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़, 33 नंबर किस लेंस का है, तो हो गया उत्तल लेंस। अब 34 देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। अब कहता है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, यानी कि लाल लिटमस होता है, इसका सूत्र बनाया गया है क्या चीज, झलानी, यानी झलानी करने का मतलब हो गया क्षार लाल को नीला कर देता है। ठीक है, और एक सूत्र बनाया जाता है जो अम्ल बराबर है, उसका नाम है क्या चीज, अनीला, यानी कि अम्ल नीला को लाल कर देता है, मतलब क्षार लाल को नीला कर देता है और अम्ल नीला को लाल कर देता है, इसीलिए इसका सूत्र बनाया गया झलानी और अनीला। चलिए तो समझ में आ गया। अब देखिए 36 में कहता है कि कौन सा अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है, तो चमड़ी का रंग, चमड़ी का जो रंग है वो वंशानुगत नहीं होता है, मतलब किसी का गोरा होता है, किसी का काला होता है। अब देखिए, अब कहता है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है, क्योंकि मेरा जो जल होता है वो उदासीन होता है, वो अपना रंग बदल देता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, कह देते हैं ये हो गया। चलिए अब कहता है 38 नंबर कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो C2H4 है। मतलब कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो C2H4 है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील। अब देखो, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो 1 आबंध। कितने आबंध, 1 आबंध। हाइड्रोजन के 2 परमाणु होता है, उसके बीच कितने आबंध होते हैं, 1 आबंध होते हैं। ठीक, अब देखिए, अब क्या कहा जाता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो वह क्या चीज़ है, यूनिट। क्या है, यूनिट, मतलब विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है।
तो इस प्रकार मैंने आज आप लोगों के बीच 40 क्वेश्चन क्या किए हैं, डील किए हैं। अब जितने भी क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच प्रस्तुत किए हैं, ये क्वेश्चन को आप क्या करें, बहुत अच्छे तरीक़ा से इसे क्या करने याद कर ले, ताकि आपके अगर एग्जाम में से एक भी क्वेश्चन पूछता है तो आप एक भी क्वेश्चन का जवाब ना दे पाएँ, ऐसा नहीं हो। ठीक है, आप हर एक सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं अगर आप ये जो क्वेश्चन हम आपको बताए हैं इसे आप गहन तरीके से आप अध्ययन कर लेते। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी विकास हो सके। जय हिंद, जय भारत।